नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से रवि रावत जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आज मैं आपसे डिस्कशन चाहूंगी इस मुद्दे पर कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसका कितना जोर, कौन से दाव महायुति के जनता को पसंद आने वाले हैं। और जब ये भी आप बताइए चर्चा में कि महाविकास अघाड़ी की जब सरकार थी तो जनता इनसे क्यों नाराज हुई। महाराष्ट्र में मेन 3 मुद्दे क्या हैं जिस पर इस बार जनता करने वाली है वोट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एकनाथ शिंदे योजनाओं का पिटारा खोले बैठे हैं। कल भी कई ऐसे योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, ओबीसी समाज को बड़ा फायदा दिया, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहले से ही योजना जो है वो जमीनी स्तर पर कारगर साबित हुई है। अब ऐसे में बताइए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजे देखने को मिलेंगे जब बीजेपी पूरी गदगद है, आश्वस्त है और बीजेपी जीत का झंडा गाड़े, महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ने वाली है। क्या लगता है आपको? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब हरियाणा के रिजल्ट आए, महाराष्ट्र में बहुत वैसे टफ पॉलिटिक्स है। हाँ, अलग वहाँ है। पे बहुत बड़े राजनीतिक धुरंधर हैं, बिल्कुल। चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो और एकनाथ शिंदे हो। दो बड़ी पार्टियां टूट चुकी हैं। कांग्रेस अब बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में, हाँ। वो एक उन्होंने संविधान पर जो झूठ फैलाया, हाँ, उसकी वजह से वो फेल हुआ हरियाणा में। वो उस पे हरियाणा ने ब्रेक लगाया। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र में उनको काफ़ी इससे सक्सेस मिली और उनके नेता चाहते हैं कि जिस तरीके से हमें अगर वोट मिले तो हमारा सीएम हो, हम किंग मेकर बने, हम किंग बने। तो उद्धव ठाकरे इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। संजय राउत लगातार उन पे अटैक कर रहे हैं कि कांग्रेस भाई पे। तुमने सहयोगियों दलों को साथ नहीं लिया, इसलिए हरियाणा में हारे हैं। हाँ। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी का कार्यकाल रहा, उद्धव ठाकरे ने धोखा देकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और उसके बाद वहाँ पर सीएम पद के लिए कांग्रेस में चले गए। और जिस तरीके से वहाँ पर कार्यकाल रहा उनका, जिस पालघर में साधुओं पर इतनी बड़ी लिंचिंग हुई, उस पर कुछ किया नहीं गया। और मीडिया पर जिस तरीके से अटैक किया गया और वहाँ पर जो बेबी पेंगुइन बोला जाता था उनको सीधे गिरफ्तार किया जाता था। एक लोकतंत्र का पूरा चीरहरण हुआ था, लोकतंत्र था नहीं। और जब कोरोना के काल में यहाँ पे सभी सीएम ग्राउंड पे थे, तो कोरोना के समय जिस तरीके से सारे सीएम, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तमाम ग्राउंड पे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक ऐसी संज्ञा मिल गई, वहाँ के लोग उनको सिर्फ फेसबुक सीएम जानते थे, फेसबुक पे लाइव आके उनका निवारण करते थे। और उनके कार्यकाल में कोविड सेंटर का बड़ा घोटाला हुआ, मुंबई में बड़ी अव्यवस्था थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति का इस्तेमाल करके वहाँ पर मीडिया में या तमाम ऐसी जगह सेलिब्रिटी से अपनी तारीफ करवाई, वो काम नहीं आई। और उस टाइम पे सुशांत राजपूत का कितना बड़ा कांड हुआ, बेबी पेंगुइन पर तमाम आरोप लगे, आदित्य ठाकरे पर बिल्कुल ये जो बीजेपी के नेता हैं नारायण राणे, वो तमाम खुलासे कर रहे थे कि इनका हाथ है, तमाम उन पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। और उनकी काफ़ी उनको फजीयत हुई। आखिरकार एकनाथ शिंदे जब पार्टी तोड़ के अपने असम में जाके सरकार फिर बनाते हैं बीजेपी के साथ, और अजीत पवार भी आते हैं। लेकिन अब चुनाव कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाला है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, 300 करीबन सीटें हैं वहाँ विधानसभा की। हरियाणा छोटा राज्य है, 90 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर 288 करीबन सीटें हैं और 145-46 का आंकड़ा बहुमत के लिए है। और सबसे मेन बात यहाँ पर है चुनाव को सीटों पर कौन कितना लड़ेगा, जहाँ पे अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो ज़्यादा सीटों पे लड़े, तो अभी भी आज भी बयान आया है वो उन सीएम के लिए दावेदारी करे। और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़े,
वो सीएम की दावेदारी करेंगे। और शरद पवार कभी हार नहीं मानने वाले हैं। शरद पवार इस बार सोच रहे हैं कि शायद मैं जैसे हरियाणा में हुड्डा सोच रहे थे कि मैं सीएम बन जाऊं आखिरी टाइम, तो उसी आस में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि महाविकास अघाड़ी एमवीए की दाल गलने वाली है सीटों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हारी है, अब दोनों पार्टियां हावी हो गई। कुछ ही अभी जब हरियाणा का रिजल्ट हुआ तो राहुल गांधी अभी महाराष्ट्र में गए थे, शरद पवार बैठे थे, उनको किनारा करके राहुल गांधी साइड हुए और शरद पवार भी खड़े नहीं उठे राहुल गांधी के लिए। तो शरद पवार भी किनारा कर रहे कांग्रेस किनारा से। कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि मेन बात है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। अगर 3 पार्टियां चुनाव लड़ती है, हाँ। अब ओवैसी की पार्टी भी बोल रही कि हम भी 7 चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। तो वहाँ पर अगर ये पार्टियां जब सबसे ज़्यादा सीटों के लिए लड़ने के लिए है, सीएम पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो हरियाणा जैसी ही स्थिति है यहाँ पे कि जहाँ शैलजा अलग लड़ रही है, हुड्डा अलग लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी तो सब तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं। इनका अगर लेकिन आप देखिए कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में सीएम फेस को लेकर कोई लड़ाई है ही नहीं और हमें महाराष्ट्र तो इन्हें हराना है, बीजेपी को हराना ऐसा है। नहीं है। राजनीति में हम्म। ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्वार्थ ना करेगा। ये कोई इसलिए तो आए नहीं है कि देश सेवा के लिए, ज़्यादातर अपनी जेब भरने के लिए आए आपको हैं। ऐसा लग रहा है कि उद्धव को मौका मिल गया कांग्रेस पर अटैक करने का? पहले नहीं कर रहे थे, अभी करना शुरू कर दिया यही होता है जब हाँ। कमजोर होता है आपका साथ, बिल्कुल। वो तो अब सीट मेन टाइम आ गया सीटों का बंटवारे के लिए। अब तक उद्धव ठाकरे और ये सब डाउन थे, अब उन पे अटैक करने का मौका मिल गया। हाँ। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया और कह दिया कि सबसे बड़ी पार्टी हम बड़ी बनेंगे। पार्टी हम बनेंगे जी। वो सिर्फ प्रेशर करने के लिए था। नाना लेकिन पटोले ने आज भी कहा कि बड़े भाई तो हम ही हैं। तो आपको क्या लगता है ये बड़े भाई का अहंकार हरियाणा की तरह ले डूबेगा या महाराष्ट्र में बड़ा भाई कांग्रेस ही है? नहीं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी लग रहा है हाँ। कि कांग्रेस पार्टी और तीनों पार्टियां एक जैसी स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी तमाम दिग्गज बीजेपी में चले गए हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी वैसे ही टूटी है, शरद पवार की पार्टी भी टूट चुकी है। तो शरद के खिलाफ बगावत उनके नेता ही कर रहे हैं, तो पार्टी शरद को शामिल शरद करने के बाद। पवार, तो इसलिए महाराष्ट्र में भी बहुत टफ है आप आकलन लगाना अभी से कि कौन जीतेगा। अच्छा, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। महाराष्ट्र की सियासत आपने देखी है, बताइए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चलने वाला मुद्दा कौन सा है? मतलब जैसे योजनाएं तो ला रही है, लड़कियों के लिए लेकर आए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये दलित के लिए आधार पर जो लगातार योजनाएं लेकर आ रहे हैं तो ये भी हावी रहेगा? लेकिन मैं चाहूंगी आपसे 2 ऐसे मुद्दे आप बताइए जो महाराष्ट्र में आपने देखा है कि थ्रू आउट द ईयर चुनाव में हावी रहे हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से मराठा आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की गई, अभी भी वो बाहर काफ़ी छोड़े जा रहे हैं। बड़ी मांग है और हाँ। उसको लेकर तमाम सरकारों ने पूरे भी किए वो वादे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई 50% से आप ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। वो चाहे कोई भी उसको अगर आरक्षण दे भी देगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो बड़ी लंबी लड़ाई है, वो कोई ऐसे जल्दी सॉल्व नहीं होगी, चाहे वो किसी भी सरकार आ जाए। तो उससे डेंट पड़ेगा क्या लगता है? उससे कुछ विपक्ष तो ये चाहता है कि उस मुद्दे को भुना के हाँ। बीजेपी के वोट काटे जाएं। वही मैं आपसे पूछ रही थी। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए और इन वोटों के लिए निर्भर है ज़्यादा। मराठा जैसे हरियाणा में जाटों के वोट से हो गया, या किसान और पहलवान के नाम पर किसानों को दबाने के लिए वो आंदोलन यूज किया। राइट। वही आंदोलन कांग्रेस पार्टी या शरद पवार वो यूज कर रहे हैं मराठा आंदोलन को अपने राजनीति के लिए। और वो वोटों में कितना मिला, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि वो बोल रहे हैं कि हम भी मराठा हैं और लेकिन हम बीजेपी को वोट करेंगे। तो ऐसा है, एक विपक्ष ये चाहता है कि मुस्लिम, अभी उन्होंने डिप्टी सीएम की बात कही है। हाँ। महाविकास अघाड़ी चाहती है कि वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन इसका मैसेज उल्टा भी जाता है। मराठा जो हैं वो राष्ट्रवादी हैं ज़्यादातर, और अगर इस तरीके की तुष्टीकरण वाली नीति पे महाविकास अघाड़ी या शरद पवार चलते हैं ज़्यादा, तो उनको नुकसान भी होगा
और जो भी हो है कांटे की टक्कर तो होगी, लेकिन बीजेपी और जिस तरीके से शिंदे सरकार ने योजनाएं लाई उन चीज़ों को रोका, और जो हरियाणा का रिजल्ट एक पॉजिटिव सिग्नल पूरे अपने कार्यकर्ताओं में भेजा, वो बड़े जोश में आ गए। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में इस हरियाणा की जीत का जश्न मनाया गया, तो बीजेपी के लिए मॉरल बूस्ट है। लेकिन बीजेपी को भी अति आत्मविश्वास में नहीं हो जाना चाहिए कि अभी से जीत जाएंगे। हाँ। तो उनका हश्र कांग्रेस की तरह हो जाएगा। महाराष्ट्र का इलेक्शन बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी है, और अगर महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, आर्थिक राजधानी है, तमाम भारत की अर्थव्यवस्था समझो महाराष्ट्र पर निर्भर है। महाराष्ट्र कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने तमाम ऐसी चीज़ों को छोड़ करते हुए और उद्धव ठाकरे को सीएम बनाकर वहाँ पर उनको राज करने के लिए वो किया। लेकिन बीजेपी भी अब पूरी कोशिश करेगी, बीजेपी को पूरा प्रयास करना चाहिए। जो अभी हरियाणा का माहौल है उस माहौल को बनाए रखना चाहिए। जब तक वोटिंग नहीं हुआ, वोट नहीं पड़ा, तब तक बैठना नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी अभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, अगर वो अच्छी मेहनत करेगी, महाविकास आघाड़ी पूरे तन मन धन से लगेगी जैसे बीजेपी वाले हरियाणा में लगे, तो ऐसा ना हो कि बीजेपी को अपनी जीत उनके झोली में नहीं डालना चाहिए, जैसे यहाँ कांग्रेस ने डाला बीजेपी की झोली में। तो जब तक पूरा रिजल्ट ना आ जाए तब तक जश्न नहीं मनाना चाहिए। और बहुत टफ चुनाव है, क्योंकि तमाम इतनी सारी पार्टियां हैं, आपस में सभी लड़ रहे हैं, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या तमाम योजनाएं। एकनाथ शिंदे एक गरीब परिवार से आते हैं, उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है, तो उस छवि से उनका कोई ख़राब बयान नहीं होता है, वो उल्टे पुल्टे बयान भी नहीं देते हैं। और उनकी छवि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो बड़े नेता होते हैं वो वहाँ पर बड़े बड़े घोटालों के लिए जाने जाते हैं, उनके नाम पर अभी कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है, तो उनका ये पॉजिटिव मैसेज आता है। और जिस तरीके की महिलाओं के लाड़की बहना योजना को उन्होंने सीधे कैश ट्रांसफ़र किया, हाँ। और उस योजना को आगे बढ़ाने के लिए तो तमाम जो लोगों का गुस्सा था, में भी कई जातियों को जोड़ा, कल आपने देखा होगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं। बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है वो तो कांग्रेस के खिलाफ रही है, राष्ट्रवादी विचारधारा रही है, भगवा की विचारधारा ही रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सबको लात मारकर अपनी कुर्सी प्रेम के लिए वहां चले गए। हाँ। तो उद्धव ठाकरे का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत बुरा रहा है, और उन पर कई ऐसे इल्जाम भी लगे। उद्धव ठाकरे ये कितना भी सोच लें कि अगर उद्धव ठाकरे की छवि सिर्फ उद्धव ठाकरे को, अब मुझे लगता है कि जो बाला साहब ठाकरे से जितना नफरत मुस्लिम करते थे उतना ज़्यादा उद्धव ठाकरे को अब प्यार करने लग गए मुस्लिम वहाँ के वोटर्स। मैं देखता हूँ कि शिवसेना के कार्यालय में मुस्लिम ज़्यादा जश्न मनाते हैं, तो अब मुस्लिम वोटर्स जो ज़्यादातर चाहते हैं वो उद्धव ठाकरे या शरद पवार को सीएम चाहते हैं। तो अब क्या जो मुस्लिम वोटर हैं, जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम वोटरों के लिए यहाँ पर अभी मदरसों की शिक्षाओं के लिए, हाँ। मदरसों की तनख्वाह बढ़ा दी, क्या उन योजनाओं से बीजेपी को फ़ायदा होता है? या जिस तरीके से वहाँ पर वोट जिहाद की बात कही देवेंद्र फडणवीस ने, जिस तरीके से वहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की बात कही गई, बड़े बड़े मौलानाओं ने खुलेआम ऐलान किया कि बीजेपी के खिलाफ वोट करना है, क्या उस पैटर्न पे काम होता है? तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी कांटे का मुकाबला होगा। ऐसा नहीं कि वन साइडेड इलेक्शन होगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी के खिलाफ तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि वो उनके हाथ में जीतना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग विचारधारा के टाइप के हैं, और सीएम पद के लिए सब की नज़र है। और हरियाणा की जो स्थिति थी वही स्थिति ये होगी, क्योंकि अगर सबका मेल एक जैसा नहीं होगा, सब चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी फिर जाएंगे वहाँ पर, फिर उल्टे पुल्टे बयान देंगे, फिर वहाँ जलेबी की फैक्ट्री ना खुल जाए, कुछ और मामला ना आ जाए, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि पलड़ा तो बीजेपी की तरफ ही है। अगर बीजेपी वहाँ पर अच्छे बहुमत से आ जाती है और
150 या 180 के आसपास, तो मतलब मुझे लगता है कि 2029 के चुनाव में मोदी को कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत बड़ी आंधी आ जाएगी और तब दिल्ली, झारखंड, अन्य राज्य तो ऑलरेडी बीजेपी जीत जाएगी। और महाराष्ट्र में ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी को भी मेहनत करनी पड़ेगी और महाविकास आघाड़ी तो अभी सीएम पद के लिए और सीटों के लिए ही लड़ रही है, और इसका इम्पैक्ट उनको चुनाव में वोटों में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की छवि उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन शरद पवार भी जिस तरीके से मराठा आंदोलन के जरिए अभी जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कितना उनको वोट मिलता है। लेकिन अभी की अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है और एकनाथ शिंदे बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, ये पूरे आसार हैं। आसार है। लेकिन ये बताइए कि आपने देखा होगा कि हरियाणा के चुनाव बिल्कुल उलट थे। जैसे लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान हुआ, लगा कि सीटों का नुकसान होगा, तो एक तरफा बीजेपी जमीनी स्तर पर इकाई 1 से लेकर दहाई तक मेहनत कर रही है और लगातार उन्होंने कहा है कि हमने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जागृत करने का काम किया है। आपने बोला महाराष्ट्र बहुत ज्यादा टफ है, और देखिए बात सही है, महाराष्ट्र वाकई बहुत टफ है और इस स्टेट ने सबसे ज्यादा सांसद दिए हैं। तो इस स्टेट ने किस तरीके से विधायकों को उतारा जाए? आपको लगता है कि महाराष्ट्र में अमित शाह का अडिग रहना, आपने देखा हरियाणा चुनाव चल रहा था, वो महाराष्ट्र बैठे हुए थे और महाराष्ट्र में तमाम मुद्दे हावी हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने जिस तरीके से नितिन गडकरी को जिम्मेदारी सौंपी है और कह दिया कि भैया महाराष्ट्र के लोग आपसे प्यार करते हैं, 1.5 लाख वोटर से आप जीते थे तो आप संभालिए, आपको लगता है कि नितिन गडकरी का जादू महाराष्ट्र में चल पाएगा? देखो, नागपुर साइड में तो नितिन गडकरी का चल सकता है, लेकिन वो थोड़ा टिकटों के बंटवारे के लिए अन्य चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से वहाँ देखा जाए तो अभी देवेंद्र फडणवीस काफ़ी फेमस हैं, मराठा लीडर ये नायर राणे फेमस हैं, और अलग अलग इलाके हैं। महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ अलग अलग हर एरिया में अपने अपने छत्रप हैं। देखिए अमित शाह ने कहा पश्चिमी महाराष्ट्र हमें जीतना है, शरद पवार ने चपत लगा दिया लोकसभा चुनाव में, और विदर्भ की सीटें, मतलब जहां जहां कमियां आई हैं अमित शाह ने कहा कि वहीं मैं गया और वहीं पर मैं जीत का मंत्र देकर आया हूं। तो लगता है कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि सो गए कि हरियाणा हम जीत गए तो हम सो गए और आराम से बिल्कुल चादर ताने सोए हैं कि बीजेपी तो जीतने वाली है। आपको लगता है कि पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ की सीटें जो जो बीजेपी ने खोई वापस लौटाने में अमित शाह कामयाब होंगे? क्योंकि रणनीति उनकी होती है, लेकिन जैसे हमने देखा लोकसभा में थोड़ा डेंट पड़ा, मायूसी छाई, तो हरियाणा के बाद कमियों को गिनाने के बाद कार्यकर्ता उसी जोश से काम करेंगे। देखो, यहाँ पे मेन बात देखने वाली ये होगी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कितनी सीटें लाते हैं। बीजेपी पिछली बार 150 से ऊपर करीबन सीटों पे लड़ी थी। हाल जेजेपी वाली तो नहीं हो जाएगी ना? अगर वो तब हो जाएगी जब जेजेपी वो अलग हो जाएगी। अगर अलग चुनाव लड़ेंगे तो उनकी भी जमानत जब्त हो सकती है, तो उनको ये गलती नहीं करेंगे। और कल ही उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो अलग नहीं हो रहे हैं। तमाम पार्टियां ये चाहती थी कि वो अलग हों, और उनका बयानों से भी उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो उल्टे पुल्टे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हरियाणा का रिजल्ट आया उससे सबके जो प्लान में चौपट कर दिया, सबके जो योजनाएं थी अजीत पवार की वो तमाम। तो ऐसा लगता है कि अब बीजेपी अब ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बात करेगी, फिर उसके बाद शिंदे की पार्टी और फिर अजीत पवार को मिलेगा। तो ऐसा वोटरों को कैसा ये मैनेज करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनेगी, और बीजेपी अगर अपने दम पर 120 से 130 सीटें निकाल लेती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी का ही सीएम होगा। एकनाथ शिंदे पर शायद वो दाव खेले, तो ऐसा लग सकता है कि या देवेंद्र फडणवीस या कोई अन्य नेता सीएम बन सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पर काफ़ी चर्चित हैं और हर मुद्दे को एकदम तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब अगर उद्धव ठाकरे उस समय सीएम नहीं बनते तो देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता बहुत आसमान पर थी, लेकिन वो डिप्टी सीएम वो नहीं बनना चाहते थे। अमित शाह ने उनसे रिक्वेस्ट की, मोदी ने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो फिर भी सीएम से डिप्टी सीएम बने। लेकिन अब
उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको भी काफ़ी झटका लगा। अगर वो ज़्यादा सीटें जीतते तो शायद उनका करिश्मा कुछ और होता, बिल्कुल। लेकिन मोदी की तरह वो भी बाउंस बैक करेंगे। और लगता है कि अगर बीजेपी अच्छे सीटें जीत जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस फिर दोबारा सीएम बन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी जमीनी स्तर से काम कर रही है। उसने देख लिया कि लोकसभा चुनाव में हमें महाराष्ट्र ने झटका दिया, लेकिन हमें जनता का दिल वापस से जीतना है। और ऐसा भी नहीं है, आप देखिए रोज ऐसी खबरें सामने आ रही है दर्शकों की, हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। कहा है मेहनत अपने ही दम पर करेंगे और जनता के दिल हम वापस जीतेंगे। अब महाराष्ट्र का समीकरण आप हरियाणा जैसे कभी मत सोचिएगा, हरियाणा का अलग समीकरण, महाराष्ट्र का अलग समीकरण, लेकिन महाराष्ट्र में जैसा एकनाथ शिंदे लगातार जोश से और पूरे होशो हवास में काम कर रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं महायुति धीरे धीरे और मजबूत हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी, महाविकास आघाड़ी का भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या पता एक साथ एक सूत्र में ये बन जाए तो ये भी कमाल कर दे, लेकिन इसके आसार बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। रवि जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा से जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण रखने के लिए। हम फिर आपके साथ एक नया विश्लेषण महाराष्ट्र का लेकर आएंगे, जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया।